दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सभी के परिवार भारतीय गिनी में। मैं हूं रवि चौधरी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए फाउंडेशन रक्षक बेस। दोस्तों आप सभी जानते हैं इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 44 को जो डिस्कस किया था और प्रैक्टिस सेट नंबर 45 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट में आप लोगों को एक सवाल दिया था, दवाल के नाम से फेमस कौन था, और ये मैंने बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल तक का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सेट किया, लेकिन एक सिंपल ही सवाल मैंने दिया था और वही आप लोगों से होमवर्क में पूछ लिया था, दवाल के नाम से फेमस कौन था। तो जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हमें जो देखने को मिलेगा, राहुल द्रविड़। और यही आप लोगों का पिछली क्लास का एक सवाल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? किस खिलाड़ी को द वॉल के नाम से यहां पर जाना जाता है? तो सभी ने बिल्कुल इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर दिया था। राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को यहां पर कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे देखिएगा, अगर यहां से जैसे कुछ खिलाड़ियों के उपनाम, जैसे सुपर मॉम के बारे में पूछेगा, अगर आप लोगों से भारतीय सेना में इस प्रकार के सवाल बनते हैं तो जरूर जवाब जो दीजिएगा। देखिए, अगर सवाल पूछा सुपर मॉम के नाम से कौन फेमस हुआ, तो जवाब हो जाएगा मेरी कॉम। कौन कौन फेमस हुआ दोस्तों? मेरी कॉम यहाँ पर फेमस होती है। वहीं पर यहाँ पर जो है मुल्तान का सुल्तान, अगर सवाल पूछा कि मुल्तान का सुल्तान, अगर सवाल पूछा गया कि मुल्तान का सुल्तान के नाम से कौन फेमस हुआ, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। कौन हो जाएगा दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग यहाँ पर हो जाएगा। आप लोगों को याद होना चाहिए, वीरेंद्र सहवाग के बारे में हम लोग याद करेंगे। वीरेंद्र सहवाग यहाँ पर हो जाएगा। और वहीं पर सवाल पूछ लेगा कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन दोस्तों? मास्टर ब्लास्टर के नाम से, मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन फेमस है? तो जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आप लिख लीजिएगा जो वहां पर। और वहीं पर अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा टर्बनेटर, कौन दोस्तों? टर्बनेटर, अगर सवाल पूछा टर्बनेटर के नाम से कौन फेमस हुआ, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर हरभजन सिंह। कौन हो जाएगा? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह किस नाम से फेमस है दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा टर्बनेटर के नाम से। और रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर। कौन है दोस्तों? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर यहाँ पर फेमस है, आप सभी जानेंगे। और ये किस देश का है? तो नल्ला पाकिस्तान का है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर रावलपिंडी एक्सप्रेस है, ये शोएब अख्तर यहाँ पर हो जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा द वाल के नाम से कौन फेमस हुआ, तो जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़। कौन फेमस हुआ? राहुल द्रविड़ यहाँ पर फेमस होते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप लोगों से चांसेस है, वैसे तो मैंने आप लोगों को क्लास में सब कुछ लिखा है, लेकिन रिवीजन के तौर पर यहाँ पर इतने ठीक है। एक बार रिवीजन हम लोग जो कर लेंगे, द वाल तो आप लोगों को याद होगा, इसमें कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से थोड़ा सा फेमस है शोएब अख्तर। टर्बनेटर के नाम से हरभजन सिंह यहाँ पर फेमस है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर है। लेकिन मैंने पिछली बार भारतीय सेना में इतने सिंपल क्वेश्चन देखने जैसे जो देख ली, जैसे उन्होंने जो पिछली बार दिया था हिटमैन के नाम से कौन फेमस हुआ। अब हिटमैन के नाम से सबको पता है, यहाँ पर रोहित शर्मा का नाम आएगा, यहाँ पर रोहित शर्मा का नाम आएगा, ये सबको पता है। अब इतने सिंपल क्वेश्चन आर्मी वाला दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी ये मान के चल रहा है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, लेकिन आप लोगों को सब कुछ आता है, क्योंकि आपसे मेरे साथ पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। तो दबा के पढ़ते रहिए। सुपर मॉम के नाम से मेरी कॉम यहाँ पर। और वहीं पर यहाँ पर जो है, अगर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि पियोल एक्सप्रेस, पियोल एक्सप्रेस के नाम से, पियोल एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है? अगर आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि पियोल एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है, तो पीटी उषा। कौन है दोस्तों? यहां पर हो जाएगा पीटी उषा का नाम यहां पर याद होना। और डिंग एक्सप्रेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिंग एक्सप्रेस। डिंग एक्सप्रेस के नाम से आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर पूछ ले कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है, तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास। कौन फेमस है? हिमा दास यहाँ पर फेमस है। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर आदि याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर कल वाला सेक्शन में जो हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 2। क्लास को छोटी रखेंगे, कल भी आधे घंटे की क्लास हो गई थी। हेरत त्योहार कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में या पुद्दुचेरी में? ठीक है, तो पुद्दुचेरी में एक आप लोगों को नारली उत्सव, कौन सा याद होना चाहिएगा? एक नारली उत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ का याद कर लो नारली उत्सव।
जम्मू का ये कश्मीर का नवरे है, याद कर लो। हेरत याद कर लो सभी यहाँ पर, हेरत याद कर लो। हफीजा क्या याद कर लो, हफीजा याद कर लो। हफीजा के बाद में रऊफ याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पर हिकात कौन सा एक हो जाएगा, हिकात याद कर लो। ये सभी प्रमुख जो है फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर ये सारे ही फेस्टिवल यहाँ पर क्या किए जाते हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। मिजोरम, तो यहाँ पर याद करना मीमकूट, कौन सा याद करना, मीमकूट यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और चाप चरकूट, चाप चरकूट ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। एक तो मीमकूट और एक चाप चरकूट आप लोगों को याद होना चाहिए। हमसे पूछा था हेरस, तो ये कहाँ का हो जाएगा, ये जम्मू और कश्मीर का हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब कुछ फेमस चीजें जो है मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ फेस्टिवल में, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो एक तो नवरेह, जिन्होंने नहीं किया वो याद कर लेना, ये जम्मू और कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद में एक गुरु पर्व, कौन सा पर्व, एक गुरु पर्व। गुरु पर्व कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, पंजाब। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद होना चाहिए गुरु पर्व आप लोगों को। इसके बाद में एक बैसाखी पर्व, कौन सा, एक बैसाखी पर्व, ये भी कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, पंजाब में। आप सभी को याद होना चाहिएगा। एक प्रकार यहाँ पर भवाई, कहां, कौन सा नृत्य, भवाई उत्सव। अब ये भवाई उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो हमरोर राजस्थान। कहां पर दोस्तों, राजस्थान में। एक हो जाएगा भवई, कौन सा हो जाएगा, भवई। भवई कहां पर हो जाएगा, भवई हमें देखने को मिलेगा गुजरात। ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बार बार मैं आप लोगों को नहीं लिखाऊंगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट वाली बात लगती है मुझे तो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। एक काकसर, मध्य प्रदेश का याद कर लेना, काकसर। काकसर कहां पर होता है, काकसर होता है मध्य प्रदेश का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का एक आप लोग मेघनाथ पर्व, कौन सा जो पर्व, मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ का याद कर लीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ का है, इसको हम लोगों ने कहा था मेघनाथ पर्व। गुजरात का सॉरी महाराष्ट्र का आप लोगों को याद होना चाहिएगा गुड़ी पड़वा, कौन सा याद होना चाहिएगा, गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा कहाँ का हो जाएगा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का हो जाएगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में कंबाला, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है कंबाला उत्सव। और ये कंबाला उत्सव कहां पर होता है, कंबाला उत्सव आप सभी जानते हैं कर्नाटक में। कहां पर होता है, तो कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर ये कंबाला। इसके बाद भी मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, या आप लोग याद करना, अगर सवाल पूछेगा एक विशु पर्व, कौन सा पर्व, विशु पर्व। तो ये केरल, ये कहां पर होता है, ये केरल में होता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में जो है बथुकंपा, कौन सा, बथुकंपा। बथुकंपा कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का, ये कहाँ का हो जाएगा, ये तेलंगाना का हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर मैं आप लोगों से सवाल यदि सवाल पूछ लेगा कि ओणम, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा रहा हूं, ओणम कहाँ का हो जाएगा, ओणम भी केरल का ही होगा यहाँ पर सेलिब्रेट। इसके बाद में फिर आपसे पोंगल, कौन सा पूछेगा, पोंगल। पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का, याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में बाली यात्रा, कौन सा हो जाएगा, बाली यात्रा। बाली यात्रा के बाद में एक नुआखाई कर लीजिएगा, कौन सा याद कर लीजिएगा, नुआखाई। ये दोनों ही कहाँ के पड़ जाएंगे, ये दोनों ही पड़ जाएंगे उड़ीसा के। कहाँ के पड़ जाएंगे, ये दोनों ही पड़ जाएंगे उड़ीसा के, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद में छठ पूजा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। छठ पूजा कहाँ का हो जाएगा, हमरो बिहार। कहाँ हो जाएगा, बिहार। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है। इसके बाद में जो है बिहार का आप लोगोन ने याद कर लिया है, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। और फिर इसके बाद में एक यहाँ पर आप लोगों का हार्नबिल फेस्टिवल, कौन सा, हार्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ का है, ये नागालैंड का। ये कहाँ का है, तो याद कर लीजिएगा ये नागालैंड का। एक मोस्ट इंपोर्टेंट लोसर, कौन सा याद कर लीजिएगा, लोसर। लोसर कहाँ का है, लोसर हो जाएगा सिक्किम का। कहाँ का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। सिक्किम के बाद में आप लोगों को याद होगा मेघालय का, एक याद कर लीजिएगा यहाँ पर जो है मेघालय का एक बेहदी नलखम, बेहदी नलखम, बेहदी नलखम याद कर लीजिएगा। ये कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा मेघालय का। सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बेसिकली हमारा यही प्रयास है आप सभी के साथ में।
तो यहाँ पर बेहदी नलखम कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। कई ऐसे स्टेट है जो यहाँ पर हम लोग छोड़ चुके हैं उनके बारे में, ठीक है। तो बट अभी जितना ही याद रखो, अब इसके जो पीछे जहां पर डेज मनाया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ओणम कितने दिनों तक है, तो 4 दिन तक मनाते हैं। पोंगल कितने दिनों तक मनाते हैं, पोंगल हम लोग मनाते हैं 10 दिनों तक। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं 4 दिन तक। इसके बाद में हम लोग हार्नबिल फेस्टिवल कब मनाते हैं, हार्नबिल फेस्टिवल ये कितने दिन तक मनाते हैं, 10 दिनों तक। और एक जो है कामाख्या मंदिर वाला जो है मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वो भी हम लोग 4 दिन सेलिब्रेट करते हैं। बट यार बिहार में इतना जरूर याद कर लीजिएगा, ये सारी बातें आप लोगों को याद होगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं, सारे फेस्टिवल है, हमारा प्रयास। ये तो हम लोग पर्टिकुलर ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं पर्टिकुलर स्टेट के वाइज देख चुके हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत ही फायदा आप लोगों को आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, कोई सा भी उठकर आ जाएगा। ये सवाल नंबर 2 पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। आइए सवाल नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 3 क्या है, चेरियल चित्रकला किस राज्य की है। चेरियल चित्रकला मुझे नहीं पता, चेरियल चित्रकला कहाँ की है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। कर्नाटक यहाँ पर देखिएगा जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर तेलंगाना यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर सवाल पूछेगा निर्गल, क्या सवाल पूछेगा, अगर पूछेगा निर्गल या फिर पूछेगा चेरियल, निर्गल या चेरियल पूछेगा, ये दोनों कहाँ की हो जाएगी, ये हो जाएगी तेलंगाना, कहाँ की हो जाएंगी, तेलंगाना। अगर सवाल पूछेगा मडाना, कहाँ की पूछेगा, मडाना, ये कहाँ की हो जाएगी, हमारा राजस्थान की। इसके बाद अगर पूछेगा एप्पन, एप्पन चित्रकला, ये कहाँ की हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तराखंड, याद कर लीजिएगा ये कहाँ की हो जाएगी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये आपकी उत्तराखंड की हो जाएगी। इसके बाद में कलमकारी, कौन सी, कलमकारी, कलमकारी कहाँ की हो जाएगी, तो कलमकारी ना, तो ये आंध्र की हो जाएगी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में चिकनकारी, कौन सी कारी, चिकनकारी चित्रकला, चिकनकारी चित्रकला यूपी की फेमस है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद में सुरेता, ठीक है, सुरेता कहाँ की हो जाएगी, ये हमारे मध्य प्रदेश की है। इसके बाद में इसमें ये फुलकारी चित्रकला, और फुलकारी चित्रकला कहाँ की है, तो यह पंजाब की हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके बाद में बहुत निर्गल, मडाना, एप्पन, कलमकारी, चिकनकारी, सुरेता, फुलकारी जो हम लोगों ने देखना, इतना ही देख लो। सो ये तेलंगाना की यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। और एक मधुबनी, एक मधुबनी तो छूट गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, मधुबनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बिहार, ठीक है। ये बिहार का जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ठीक है। सो एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ना है परीक्षा में। आइए सवाल नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 4 इस प्रकार से, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, तो हेनसांग आया था। कौन आया था, हेनसांग। देखो अब यहाँ पर ये जो हर्षवर्धन का समय काल था, आर्मी वाले विद्यार्थी याद रखना, हर्षवर्धन के समय काल में हेनसांग भारत में आया। कौन आया दोस्तों, हेनसांग भारत में आया था। इसके बाद में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके दरबार में कौन आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो आने वाला शासक था उसका नाम था फाहियान। कौन आया था, फाहियान आया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में ये जो मार्क पोलो है, ये जो मार्क पोलो करके यात्री था, ये पांडव वंश के शासक में आया था, करीबन 12वीं शताब्दी के लगभग में ये भारत में आया था। तो और इसके बाद में जो इब्न बतूता करके शासक है, इब्न बतूता करके शासक है, ये आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में, ठीक है। ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में भारत में आया था। अगर पूछेगा इनका क्रम जमाओ कि ये किस क्रम के आधार पर आए थे, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त समय काल था, तो ये पहले नंबर पर आया था। इसके बाद में आया था यहाँ पर हर्षवर्धन के शासन काल में, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। पांडव के बीच में आया था, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, और ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। अगर इन्हीं चारों का क्रम अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है तो मैं बता रहा हूं, बाकी राजाओं से अगर आप लोगों से बनता है तो निश्चित बात है गलत किसी का भी नहीं होगा।
सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जल्दी हम लोग बढ़ेंगे। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। और वहीं भारत का जो सतह से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये ऊंचा बांध हमें कौन सा देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा सरदार सरोवर बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध, इस क्या है दोस्तों? सबसे लंबा बांध जो हमें देखने को यही मिलता है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। टिहरी बांध कहाँ पर है? आप सभी जानेंगे, उत्तराखंड में। कहाँ से है? उत्तराखंड से जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो ये गुजरात में। कहाँ पर है? ये गुजरात में देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 6 पर चढ़ेंगे। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ये क्वेश्चन, मुझे लगता आ सकता है, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित किस युद्ध से जुड़ा है? कारगिल युद्ध 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उससे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी नल्ला पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, घुटनों के बल पर हमने टेक दिया था, ठीक है, पाकिस्तान को। तो अब आप आइए सवाल नंबर जो है 7 पर हम लोगों ने अभी कल जो नल्ले पाकिस्तान ने, आप सभी जानते हैं, उस मूर्ख ने, उस कायर ने, उस निर्लज व्यक्ति ने, अब बस इतनी ही मैं बोल सकता हूँ, वरना बोलने को तो मैं बहुत कुछ है मेरे पास में, शिमला समझौता यहाँ पर जो है वो कैंसल आउट किया है। ये 1 लाख बाकी ऐसे 18 लाख समझौते कैंसिल कर दे, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत पूरे विश्व का टोटल गेहूं का उत्पादन का 17% भारत उत्पादन करता है, इकलौता भारत। विश्व की टोटल पॉपुलेशन को 34% पॉपुलेशन को भारत खाना खिलाता है, खाद्य पदार्थ मेरे भारत से होकर जाती है। वो करेगा क्या? ये एग्रीमेंट हुआ था जो है, आप सभी जानते हैं, शिमला समझौता 1972 की बात कर रहे हैं, जब हमने नल्ले पाकिस्तान को हराया था। तो जो भी क्षेत्र हमने उसके जीत लिया, तो उसको हम लोगों ने क्षेत्र को हमने दे दिया था, एलओसी पर शांति बनाए रखना है, ट्रेड एग्रीमेंट जारी रखना है। तो ये सारी बातें शिमला समझौता में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा था, पर मुद्दे तो ये बात है, इस समय यहाँ पर यहाँ पर इंदिरा गांधी और बेंजीन भुट्टो के पर ये इनके बीच में ये यहाँ पर समझौता हुआ हमें देखने को मिलता था। अभी जो इन्होंने एक नया, भारत सरकार ने सिंधु नदी समझौता जो है, ये सिंधु नदी समझौता एग्रीमेंट है, इसको होल्ड कर दिया है। मतलब जब भारत की इच्छा होगी तब वो पानी छोड़ेगा। बिल्कुल इस नल्ले पाकिस्तान को ऐसा, मतलब भूखा प्यासा मार डालना चाहिए, जिस तरीके से इसने कायराना हरकत की है। अब ये समझौता जवाहरलाल नेहरू किसके बीच में? जवाहरलाल नेहरू के बीच में, और एक तरफ आयूब खान, कौन थे दोस्तों? नल्ले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान, यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में हुआ था। और मुझे लगता है ये भारत ने भी थोड़ा सा मूर्खतापूर्वक कार्य ये कर लिया कि भारतीय रिवरों के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान कर रहा है। ये नहीं, इस बदलाव में समझौता होना चाहिए। कौन कौन सी? भारत की सिंधु नदी, सिंधु के बाद भारत की जो है यहाँ पर चिनाब, और भारत की एक नदी, इसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी दोस्तों? झेलम नदी। इन तीनों नदी के 80% पानी का प्रयोग कौन करेगा? ये नल्ला पाकिस्तान करेगा। इसके बाद में आप लोग जानते हैं रावी, रावी के बाद में सतलज। कौन है दोस्तों? सतलज। और सतलज के बाद में यहाँ पर व्यास। ये 3 नदियां जो है, इनका भी पानी पाकिस्तान जाता है। इनके 80% पानी का प्रयोग हमारा भारत करेगा। तो गजब का ही मुझे तो देखने को मिलता है। तभी इस एग्रीमेंट को जो कैंसिल कर देना चाहिए था। 1960 में ये एग्रीमेंट होता है, तो एक एक चीजें याद होना चाहिए, ठीक है, हाईलाइट टॉपिक है तो पूछ लेगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया था। आइए सवाल नंबर 8 पर चर्चा करते हैं और तेजी से आगे बढ़ाते हैं हमारी इस क्लास को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1961 में यहाँ पर लागू हुआ था, ठीक है। ये डॉरी वगैरह का सिस्टम, जो दहेज वगैरह जो लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर लागू हुआ था। तो इस पर कई सारी बात, जैसे हम लोगों ने विधवा पुनर्विवाह एक्ट देखा था, 1856 में आया था। बाल विवाह निषेध एक्ट देखा था 2005 और 6 के समकालीन जो हुआ था। महिलाओं पर अत्याचार 2006 के समकालीन एक्ट आया था।
सती प्रथा एक्ट 1829 में हमारे पास देखने को मिला था। शारदा एक्ट 1929 और 30 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। दास प्रथा एक्ट 1843 के समय काल में देखने को मिला। आई होप सो सारी चीजें मैंने ऑफलाइन डिलीवर कर दी है, मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा जितना भी ऑफलाइन वाले मेरे जितने भी विद्यार्थी है, एक भी इस परीक्षा में अंतिम दौर अंतिम युद्ध तक ना रुके दोस्तों। केवल 1 महीने का युद्ध और बाकी है। 1 महीने के युद्ध के बाद वो अंतिम युद्ध है जिसमें आप सभी शामिल होने वाले हैं। और ये निश्चित तौर पर आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, युद्ध में जीत निश्चित तौर पर आप सभी की होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे एमसीक्यूज हो हमारे साथ हो, देख लीजिएगा। ठीक है, 2025 में वर्दी जरूर, मुझे पूरा भरोसा है मुझे मेरे इस कंटेंट पे कि जरूर यहाँ से बेसिस सवाल आएंगे। जैसे आप देखोगे कि पहला ही सवाल हो सकता है किसी के सिस्टम में, पहला ही सवाल यह देखने को मिले। और वो सिंपल क्वेश्चन जो है अगर आएंगे कि जो सबसे बड़ा बांध कौन है, भारत के राष्ट्र को शपथ कौन दिलाता है ना, वगैरह वगैरह XYZ, तो वो तो आप कर ही दोगे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं जरूर श्योर हूं जितने भी ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के साथ में। ठीक है, चलो सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 9 है, पैटर्न वही रखा है। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम यहाँ पर? धीरज सिंह ठाकुर। कौन है दोस्तों? धीरज सिंह ठाकुर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो हमें इस सवाल का यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 10 हमारे इस प्रकार से, निम्न में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया हो? तो हयाओ मियाजाकी, किसको चेंज किया गया, दिया गया है? ये करंट अफेयर है। मैंने करंट अफेयर ऑफलाइन नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 1 तारीख से करंट अफेयर पढ़ाने के लिए। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। ये नर्सिंग में 2008 का बुकर पुरस्कार पूछ लिया था। तो करंट अफेयर का एक फ्लो बनेगा, उस फ्लो में हमें बढ़ते रहना। आइए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाएगा? तो 2 फरवरी को। हर साल कितने फरवरी को? 2 फरवरी को जो है वो यहाँ पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा। आर्द्र भूमि दिवस के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। आइए सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 12, चाइना में मैंने बताया था बाएं हाथ से अगर कोई ऑफ स्पिन कट गेंद फेंकता है तो उसे चाइना मैन कहते हैं। और ये क्रिकेट संबंधित है, क्रिकेट से बस इतना अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि शब्दों को ऐसे ही चयन करेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा जिस तरीके से मैंने। ये 15 सवाल है, आप देख लीजिएगा आपको कितने आते हैं। सेना भर्ती में उससे ज्यादा आप रखें। यहाँ पर आपको अगर 7 आते हैं तो आप वहां पर 11 लगाएंगे, यहाँ पर 11 आते हैं तो वहां पर आप 14 लगाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं आता तो पेपर दे नहीं मत जाओ। ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर इतना ही अगर नहीं आता तो फिर दे नहीं मत जाना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2025 की रिपोर्ट आ गई है, 118 स्थान भारत ने प्राप्त किया है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। मुझे लगा कि इस बार रिपोर्ट से एक सवाल देगा वो, तो मुझे यकीन है, मेरा यकीन हमेशा सही जाता है, याद कर लीजिएगा। आइए इसके बाद वाला सवाल देखेंगे। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार, ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन है? तो ये यहाँ पर कौन है दोस्तों? यहाँ पर नरेंद्र मोदी है। कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। मुझे तो याद है, मैंने टिक लगा दिया, आपका काम है याद करना। ठीक है, और अंत में ये क्वेश्चन होमवर्क में, नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार यहाँ पर जीता था? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसका। भले सर्च करके जवाब दो, लेकिन जवाब जरूर देना। पैटर्न यही रहेगा। फिर बता रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़े इस क्लास में, यानी इस प्रैक्टिस सेट नंबर 44 में। आप सभी का धन्यवाद। मिलूंगा आप सभी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 45 के साथ में। जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं पार्थ के, प्लीज इसको लिख लो, नोट कर लो, और मिलते हैं फिर। कल टेस्ट है, और हाँ, टेस्ट के लिए अग्रिम शुभकामना। अगर पार्थ के सारे विद्यार्थी, अगर कितने, मेरे को तो स्टूडेंट नहीं पता, सैकड़ों विद्यार्थी हैं सारे, अगर मैं एक बार रिकॉर्ड देख लूंगा, फिर एक ही बात कहूंगा, 75 नंबर से ज्यादा ऊपर अगर हर एक स्टूडेंट नंबर लेकर आया है तो 201 रुपए की इनामी राशि हर एक विद्यार्थी को मेरी तरफ से दी जाएगी। ठीक है, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, तो टेस्ट के लिए तैयारी करिए, एक नहीं सारे विद्यार्थी। चलिएगा, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।